सर्वेभ्यो नमो नमः। रीट संस्कृत लेवल प्रथम और द्वितीय, जिसमें भाषा प्रथम या द्वितीय के रूप में संस्कृत प्रतिभागियों के लिए संधि प्रकरण का भाग 4 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पूर्व भाग 3 तक अच यानी कि स्वर संधि के वीडियो थे। अब हल यानी कि व्यंजन संधि के बारे में हम पढ़ेंगे और व्यंजन संधि में शचुत्व, ष्टुत्व और जशत्व संधि के बारे में पढ़ेंगे। जो रीट के प्रतिभागी हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, उनके साथ ही जो संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत के विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए भी व्याकरण का महत्वपूर्ण प्रकरण है यह। और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस प्रकार के जारी होने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकते हैं। तो चलें, हल व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा है व्यंजन यानी कि हल वर्ण। हल वर्ण का किसी व्यंजन यानी कि हल या स्वर यानी कि अच के मेल से जो परिवर्तन होता है हल संधि या व्यंजन संधि कहलाता है। यानी एक हल वर्ण होगा और दूसरा व्यंजन या स्वर में से कोई भी हो सकता है, तो वहाँ जो संधि होगी, वहाँ जो परिवर्तन होगा वो हल संधि होगा। हल संधि के प्रमुख भेद जो हैं वो निम्नलिखित हैं। तो हल संधि का पहला जो प्रमुख भेद है वो है शचुत्व संधि। शचुत्व संधि का सूत्र है स्तोहो शचुनाश्चो। तो इस सूत्र को भी स्मरण रखेंगे। मतलब यह है कि सकार, सकार का मतलब स वर्ण, ये स वर्ण, इसका मतलब सकार से मतलब ये स सड़क वाला हल वर्ण, सकार और त वर्ग, त वर्ग का मतलब त थ द ध न के स्थान पर सकार, कौन सा स, संकर वाला, और च वर्ग यानी च छ ज झ य हो जाता है। कब? सकार व च वर्ग में से किसी एक का योग होने पर, तब क्या होगा? शचुत्व संधि। अब इसी बात को इस प्रकार से समझते हैं इस कंडीशन से, यानी कि संधि करते समय संधि में दो पद होते हैं, ये हम जानते ही हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण के मध्य संधि होती है। अब यहाँ पर अगर स प्रथम के अंत में या द्वितीय के कहीं पर भी मेल हो सकता है आगे पीछे, स को क्या करना है? स संकर वाला। त को क्या होगा? च, यानी कि त थ द ध न, ये त वर्ग है, उसकी जगह क्या करना है? च वर्ग, च छ ज झ य। यदि त है तो त की जगह च होगा, थ है दूसरा वर्ण त वर्ग का तो च वर्ग का भी दूसरा वर्ण छ हो जाएगा। इसी प्रकार से त वर्ग का तीसरा द है तो यहाँ ज हो जाएगा च वर्ग का। इसी प्रकार से क्रमशः ध का झ, न का य आदेश करना है। किस संधि में? शचुत्व संधि में। अब उदाहरण को देखते हैं। हरीश धन शेते, ये संधि विच्छेद का शब्द हमारे सामने आ गया। अब हरीश, अब इस हरीश के अंतिम वर्ण क्या है, मैंने ये वर्ण विच्छेद करके समझाने की दृष्टि से बताया है। हरीश जो शब्द है उसमें ह वर्ण है, ह में अ है, फिर र है, र में ई लघु ई है, और अंतिम वर्ण स जो हल वर्ण है। अब इस स सड़क वाले के स्थान पर स संकर वाला करना है, क्योंकि इस स संकर वाले के योग के कारण। तो इस स सड़क वाले वर्ण को, इसको क्या करेंगे? स संकर वाला, शिव वाला। तो ऐसा परिवर्तन करने पर रूप निष्पन्न होगा हरीश शेते। क्या होगा? हरीश शेते। इसी प्रकार से मनस धन चलती। अब मनस में अंतिम वर्ण स, ये सकार है और सामने च वर्ग है। अब सामने च वर्ग का वर्ण है च, इसलिए भी इस स सड़क वाले को क्या हो जाएगा? संकर वाला स हो जाएगा। तो क्या परिवर्तन होगा? इस प्रकार से मनस चलती, इस स की जगह यह स हो गया। इसी प्रकार से सत
प्लस चित। तो यहाँ पर भी त वर्ग था, त वर्ग को च वर्ग, यानी त वर्ग का यह प्रथम वर्ण है त, तो च के आने के कारण इस त को भी च हो गया, तो रूप निष्पन्न हुआ सच्चित। इसी प्रकार से रामस प्लस चिनोति, तो यह स इसकी जगह भी क्या होगा, स शंकर वाला, तो रामश चिनोति यह रूप निष्पन्न होगा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी समझ सकते हैं। सत प्लस जन सज्जन, यह त वर्ग था, त वर्ग को क्या करना है, च वर्ग करना है, तो हो गया सज्जन। तो त सत प्लस जन, यहाँ पर ध्यान रखना है कि सत प्लस जन था, त को च होता है, लेकिन उससे पूर्व तीसरा वर्ण करते हैं जशतों में, तो त थ द, उस प्रकार से सद प्लस जन भी हो सकता है, तो उस प्रकार से च छ ज तीसरा सज्जन। इसी प्रकार से उद प्लस ज्वल उज्ज्वल, यहाँ त वर्ग का तीसरा वर्ण था त थ द, तो यहाँ सामने च वर्ग के वर्ण के होने के कारण यहाँ पर भी च वर्ग का तीसरा हो गया च छ ज, इसलिए रूप निष्पन्न हुआ उज्ज्वल। इसी प्रकार से याच्या सारंगिंजय यज्ञ शरच्चंद्र, इसी प्रकार से ये अन्य उदाहरण भी देखने योग्य हैं। तो सचुत्व संधि की यह कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। स को यह स करना है, त वर्ग को तथ दन को क्रमशः च छ ज ज य आदेश करना है। अब इसमें एक अपवाद सूत्र है, वो भी ध्यान रखना है। 7 एक अपवाद सूत्र है, वो क्या कहता है कि सकार, सकार का मतलब ये स वर्ण, इसके बाद स्थित अगर त वर्ग है, यानी त थ द ध न में से कोई वर्ण हो, को सचुत्व आदेश नहीं होता है, यानी उनको सचुत्व आदेश नहीं करना है, ये अपवाद सूत्र है। अब इसके उदाहरण क्या है, विष धन न, अब यहाँ विष्ण ही रहेगा, यहाँ संधि कार्य नहीं होगा। ये 7 जो है इसकी संधि यानी कि सचुत्व को रोक रहा है, बाध कर रहा है। विष धन न विष्ण, प्रश धन न प्रश्न। इसी प्रकार से जस धन त्वम जसत्वम, अस धन नित्यम असनित्यम, अस धन नाति असनाति। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यह हमारे हल संधि का पहले जो है संधि वो है सचुत्व संधि, उसका सूत्र स्मरण रखोगे। स्तोश्चुनाश्चु जो कहता है कि सकार और त वर्ग यानी कि तथ ददन के स्थान पर क्या करना है, यह स शंकर वाला और च वर्ग क्रमशः करना है, ठीक है ना। और ये कब होगा, जब इन दोनों का योग आगे या पीछे कहीं पर भी होने पर। अगली संधि पढ़ते हम ष्टुत्व संधि। कौन सी पढ़ेंगे, ष्टुत्व। ष्टुत्व संधि में क्या कर सूत्र है, ष्टुनाष्टु, ये सूत्र स्मरण रखना है। ये क्या कहता है कि सकार, सकार का मतलब ये स वर्ण और त वर्ग यानी तथ दन में से कोई वर्ण के स्थान पर क्रमशः यानी कि इस स की जगह स षटकोण वाला करना है सकार, और ट वर्ग यानी टठ डण यानी कि त पर ट हो जाएगा। इस प्रकार से त थ द ध न की जगह ट ठ ड ढ न क्रमशः हो जाता है। कब होता है, सकार और ट वर्ग में से किसी भी एक का योग होने पर, किसी का भी योग होने पर। इसको फिर से पुनः समझते हैं इस कंडीशन से कि क्या क्या परिवर्तन करना है, यानी कि इस स के स्थान पर ये करना है। कौन सा, स षटकोण वाला यानी कि मूर्धन्य स, और दंत्य जो स है उसको मूर्धन्य स करना है। और त को ट, थ को ठ, द को ड, ध को ढ और न को ण, यानी कि त थ द ध न को क्रमशः ट ठ ड ढ ण आदेश होगा। किसमें, ष्टुत्व संधि में। अब हम इसके उदाहरणों को देखते हैं। रामस धन टीकते, यहाँ अंतिम वर्ण कौन सा है, स सड़क वाला। अब इसकी जगह आगे ट वर्ग के वर्णों के होने पर, अब ये ट वर्ग का वर्ण आ गया, तब हमें इस स को ये स बनाना है। तो
ऐसा आदेश करने पर क्या होता है, मैंने इस रामस शब्द का ये वर्ण विच्छेद किया जिसका अंतिम वर्ण स होता है, आगे ट वर्ण के रहते ष्टुत्व की कंडीशन के अनुसार हमें यह स षटकोण वाला करना है, मूर्धन्य स करना है। तो रामष्टीकते यह रूप हमारा निष्पन्न होता है, रामष्टीकते। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण है, रामस धन षष्ठः, तो यहाँ अंतिम वर्ण स है, कौन सा, सड़क वाला, आगे स षटकोण वाले के आने के कारण ष्टुत्व कंडीशन के कारण इस स को भी षटकोण वाला स हो जाएगा, तब क्या बनेगा, रामषष्ठः। इसी प्रकार से तत् या तद प्लस टीका, तब होगा तट्टीका। कैसे हुआ, यहाँ त वर्ग है, त वर्ग को ट वर्ग करना है ष्टुत्व में, ये त वर्ग है, इसको ट वर्ग करना है। अब ये त वर्ग का प्रथम वर्ण है तो ट वर्ग का प्रथम वर्ण ट होगा, इसलिए हमने इस त की जगह ट किया तो तट्टीका ये रूप निष्पन्न हुआ। तो समझ गए होंगे। इसी प्रकार से ष्टुत्व के कुछ अन्य उदाहरण, पेष्टा, चक्रिन ढोक्से, उड्डीनः, कृष्ण, ये भी द्रष्टव्य है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हो सकते हैं। अब इसका भी एक अपवाद उदाहरण देखते हैं। सूत्र है, न पदांता टोरनाम, ये क्या कहता है कि पद के अंत में ट वर्ग, पद के अंत में यानी शब्द के अंत में ट वर्ग ट ठ ड ण में से कोई भी वर्ण हो के आगे ष्टुत्व कार्य नहीं होता है, यानी ष्टुत्व को बाध करता है यह। सट संतः, अब ये सट संत, अब यहाँ ट आया, अब इस स सड़क वाले को यह स षटकोण वाला होना था, लेकिन इस सूत्र ने बाध कर दिया कि ऐसा परिवर्तन ष्टुत्व कार्य नहीं होगा, तो षट संतः ही रहेगा। इसी प्रकार से षट ते, षट संति, यानी इसमें ष्टुत्व कार्य नहीं होगा। लेकिन क्या कि पदांत यानी पद के अंत में ट के आगे यानी ट वर्ण के आगे नाम, नवती, नगरी, ये तीन शब्द है, नाम, नवती और नगरी, इनके रहने पर ष्टुत्व कार्य हो जाएगा, यानी कि ष्टुत्व संधि हो जाएगी। कैसे देखते हैं, जैसे सस का सट समझते हैं, सस या ओब्लिक सट, तो सस या सट प्लस नाम, तो ट को किस प्रकार से होगा, सर्वनाम, यानी कि यहां पर अनुनासिक संधि कार्य भी हो जाएगा। इसी प्रकार से सस या सट प्लस नवती, तो षणवती, यहां पर न था त वर्ग का, वो भी इस ट के कारण क्या हो गया, ण हो गया, ट वर्ग हो गया, ट ठ ड ड ण। इसी प्रकार से सट प्लस नगर्य, शरणगर्य, इस ट के कारण ष्टुत्व की कंडीशन हुई, इसलिए ये जो न है वो जो त वर्ग का पंचम है, इसको ट वर्ग का पंचम ण हो गया, इसलिए क्या हुआ, शरणगर्यः। यहाँ पर भी अनुनासिक संधि का कार्य भी हो रहा है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से यह हमारा ष्टुत्व संधि होती है। सूत्र स्मरण रखेंगे, स को यह स षटकोण वाला करेंगे, त वर्ग को ट वर्ग आदेश करना है। जैसा कि हमने सचुत्व में पढ़ा था, वहां इस स की जगह संकर वाला और त वर्ग की जगह च वर्ग आदेश करते थे। तो ऐसा ही कुछ समान दृष्टि से ध्यान रखते हुए कि स और त वर्ग को यहाँ पर स षटकोण वाला और ट वर्ग आदेश करना है। अब बढ़ते हैं हम तीसरी जसत्व संधि। जसत्व संधि के अंतर्गत सूत्र है, झलाम जस झसी। ये सूत्र क्या कहता है कि झल वर्णों, झल का मतलब झल एक प्रत्यार है, यानी कि माहेश्वर सूत्र में हमने जाना था कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यार बनते हैं। तो इस प्रकार से झ से लेकर ल तक के जो माहेश्वर सूत्रों में वर्ण हैं, उनमें अंतिम जो हल वर्ण को छोड़ते हुए जिन वर्णों का ग्रहण होता है वो यह बताना चाह रहा है। अब उस झल प्रत्यार में कौन से वर्ण है, तो वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण। वर्ग कौन से, कुचु टु तुपु, हम पढ़ चुके हैं 5 वर्ग। तो उन सभी वर्गों के, उन सभी पंक्तियों के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण
और ऊष्म वर्ण कौन सा? स, श, स, ह। इनमें से कोई भी वर्ण के स्थान पर जस आदेश करना है। जस यानी कि उसी वर्ग का तीसरा वर्ण करना है। जैसे क वर्ग का पहला है तो तीसरा करोगे, या क वर्ग का चौथा है तब भी तीसरा करोगे। समझ गए होंगे। हो जाता है, पर कब? झस यानी कि वर्गों के तीसरे चौथे वर्ण के रहने पर उनके बाद में सामने कौन से होने चाहिए? झस। झस यानी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण होने पर। इसको पुनः समझते हैं कैसे कि वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो और सामने किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, तब हमें उसी वर्ग का तीसरा वर्ण करना है। अब कैसे करना है ये हम उदाहरण से समझते हैं। अब बुद्ध धन धी। अब यहां पर देखो वर्ग का चौथा वर्ण आया है त, थ, द, ध। त वर्ग का चौथा वर्ण आ गया। फिर सामने क्या होना चाहिए? किसी वर्ग का तीसरा चौथा होना चाहिए। सामने ध धनुष वाला है जो त वर्ग का चौथा वर्ण है। तो हमें इस ध को उसी वर्ग का तीसरा करना है। यानी ये ध किस वर्ग का है? त वर्ग का है। तो त वर्ग का तीसरा कौन सा होगा? त, थ, द होगा। तो द करने पर रूप क्या होगा? बुद्धि। समझ गए होंगे, बुद्धि। और समझते हैं लब धन ध। अब इस प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण भ है, यानी वर्ग का चौथा है। सामने वर्ग का तीसरा चौथा में से कोई हो, तब यहां पर त वर्ग का चौथा है तो इसको तीसरा करना है। किसको? भ को। भ को तीसरा कौन सा करना है? अपने खुद ही वर्ग का। यानी कि ये भ प वर्ग का है, प वर्ग का चौथा है। प वर्ग का तीसरा क्या होगा? प, फ, ब होगा। तो यहाँ भ की जगह ब होने पर रूप निष्पन्न क्या होगा? लब्ध। समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दघ धन ध। दघ धन ध। तो यहाँ पर अंतिम हल वर्ण है घ, जो चौथा वर्ण है। अब सामने ये भी त वर्ग का चौथा है। अब यहाँ पर अपने ही वर्ग का तीसरा करना है। घ क वर्ग का है, इसलिए क वर्ग का तीसरा क्या होगा? क, ख, ग होगा। तो रूप निष्पन्न होगा दग्ध। इसी प्रकार से दुग्धम, सरिद्भ्याम, त्विड्भी। अब एक और अलग उदाहरण है, इसको देखते हैं। त्विस धन भी। इसमें अंतिम वर्ण स है, षटकोण वाला। अब यहां पर तीसरा ट वर्ग का होगा, ट, ठ, ड, षड भी। क्योंकि वो क्या कारण है ये दिखाया कि स के स्थान पर उच्चारण स्थान की दृष्टि से ड जशत्व होगा। ये नियम ध्यान रखना है। तो ऐसे ही अन्य उदाहरण हो सकते हैं। अब इसी में एक और सूत्र है, वो क्या कहता है? वो कहता है झलाम जसो अंते। यानी कि पदांत, यानी पद के अंत में, शब्द के अंत में झल। झल का मतलब वही वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण में से कोई हो, तो जस यानी कि उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ये तो प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है कि जसत्व संधि में तीसरा वर्ण करना है। लेकिन यहाँ अंतर क्या है? लेकिन आगे या तो स्वर वर्ण हो या फिर वर्गों के तीसरा, चौथा, पांचवा, ह, य, व, र, ल, इनमें से कोई रहे, तब हमें तीसरा करना है। अब जैसे देखिए जगत, जगत धन ईशः। तो यहां अंतिम वर्ण त है, तो और सामने स्वर वर्ण आ गया, तब भी क्या करना है? हमें इस त को अपने वर्ग का तीसरा करना है। तो त वर्ग का तीसरा कौन सा होगा? त, थ, द। इसलिए रूप निष्पन्न होगा जगदीशः। इसी प्रकार से दिक् धन अंबरः। इस क के आगे स्वर वर्ण है, तो क अपने वर्ग का तीसरा क्या होता है? ग। तो क्या रूप निष्पन्न होगा? दिगंबरः। इसी प्रकार से आप समझ सकते हो सदानंदः, वागीश्वरी, सुबंतः, त्वग्धारणम, कुकुब्गामी, समिदाधानम, इन सब में तीसरा हुआ है।
तो इस प्रकार से अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। मुख्य रूप से संधि की जो परिभाषा है, जो कंडीशन है, उसको आपको स्मरण रखना है। जसत्व में हमने तीसरा किया और उससे पूर्व हमने ष्टुत्व पढ़ा और उससे पूर्व सचुत्व। तो हल संधि की भेदों में ये 3 प्रमुख भेदों को ठीक से स्मरण और अभ्यास करिए। उसके बाद में अगले भाग में इससे आगे के विभिन्न भेदों को लेके आऊँगा। आप ये जो PDF है जो आप देख रहे हैं, इसको डाउनलोड करना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपनी रीट की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, आप अपने लक्ष्य पर अच्छी तरीके से ध्यान केंद्रित करते हुए तैयारी कर रहे होंगे, लॉकडाउन का उपयोग कर रहे होंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं। और अभी तक रीट होने की जो तारीख है वो है 2 सितंबर। आपको बिल्कुल भी अपना एंटीना हिलाना नहीं है, यानी कि 2 सितंबर के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि परीक्षा 2 सितंबर को ही होगी अभी तक की सूचना के अनुसार, उस अनुसार ही आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कैसा लगा उस बारे में कमेंट करके हमें प्रतिपुष्टि दीजिएगा। इति ओम शम।